नवनीत, आवाज आ रही है? Yes, sir. Loud and clear. ओके। ओके। सो काफ़ी बातचीत है ट्विटर पे कि काफ़ी देखा मैंने, जो नए ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा नुकसान हुआ है। सो ठीक है, अपन नहीं भी कॉल कर सकते थे, बट मेरे को लगा कि ठीक है, आप लोगों का लॉसेस होते रहते हैं किसी न किसी को, तो उस समय जो जो काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हैं, उनकी ये ड्यूटी बनती है कि उनको ये बताना कि ये लॉसेस फर्स्ट टाइम नहीं आपको हुए हैं, और ये लॉसेस आपको आखिरी टाइम नहीं हो रहे हैं, लॉसेस आगे भी होंगे और प्रॉफिट भी आगे होंगे। सो इट्स ए पार्ट ऑफ गेम। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डिसिप्लिन को इम्प्रूव करना है, और ये देखना है कि वाकई में सिर्फ आप एक ब्लाइंड ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, या आपके पास कोई एज भी है या नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द ऑप्शन सेलर्स क्या होता है कि वो सुबह में उठते हैं, 920 की स्ट्रैटेजी होती है, स्ट्रैडल उठा के बेच देते हैं, स्ट्रैंगल उठा के बेच देते हैं, और उम्मीद करते हैं कि ये प्रीमियम बाद में श्रिंक हो जाएगा और उसको वो लोग कवर कर लेंगे, और उससे उनको प्रॉफिट हो जाएगा। और ऑफ कोर्स ये 70% ऑफ द टाइम काम करता है। बट प्रॉब्लम क्या हुई है कि पीछे बिकॉज बहुत सारे ऑप्शन सेलर्स आ गए हैं, बहुत सारे लोगों ने ये एपीआई के थ्रू कुछ एल्गो के प्रोडक्ट्स भी बेचे हैं, और वो ऑप्शन सेलर्स माइंडलेस ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, 9-20 9-22 पे आके बेचना चालू कर देते हैं विदाउट सीइंग द प्राइस एंड कुछ भी, ठीक है। और उसकी वजह से प्रीमियम भी काफ़ी लो हो गए हैं, बिकॉज सेलर्स काफ़ी आ गए हैं सिस्टम में और बायर्स कम है। तो प्रीमियम काफ़ी सुबह में ही, अब जैसे किसी निफ्टी का स्ट्रैडल का प्रीमियम आप पकड़ेंगे तो 80-90 पॉइंट्स होता है, विच इज़ 0.4% ऑफ द निफ्टी। सो मतलब वो तो आवरली एटीआर के आसपास का आपको अगर देखेंगे तो आपको प्रीमियम मार्केट में मिल रहा होता है, जो आर्ली मूवमेंट होती है। तो उस केस में चांसेस है कि आप अटक सकते हैं। तो आपको ये देखना है, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आप जो जीरो डीटी है, मतलब जीरो एक्सपायरी एक्सपायरी वाले जो ऑप्शंस आप ट्रेड कर रहे हैं, उनको आप ट्रेड करने की जगह आप थोड़ा पोजिशनल में शिफ्ट हो जाए, तो आपके लॉसेस थोड़े से कम हो सकते हैं। सो जस्ट फॉर एन एग्जांपल मैं कह रहा हूँ, जैसे आज की एक्सपायरी है, तो आप आज की एक्सपायरी का काम ना करके अगर आप अगले हफ्ते की मंथली एक्सपायरी में काम करते, तो आपके लॉसेस काफ़ी कंटेंट होते, और आप बेहतर सिचुएशन में होते। ठीक है, पैसा आपका कम बनता, आपको थीटा का जो मेल्टिंग है उसमें बहुत ही कम होता, बट ऑफ कोर्स आप सेफ रहते। जो जो सिचुएशन आज हुई है कि 2 रुपए का ऑप्शन 100 रुपए बन गया, तो वो सिचुएशन आपको शायद वहाँ पे देखने को ना मिलती। या इनफैक्ट जैसे आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी नहीं थी, तो ठीक है, बैंक निफ्टी में भी स्पाइक्स हुए हैं, 2-3x प्रीमियम हुए हैं आउट ऑफ द मनी के, कहीं जगह 4-5x भी हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि 50x हो गए। तो वो आपको ध्यान में रखना होगा कि आप बैंक निफ्टी के किसी इंस्ट्रूमेंट में जा सकते थे, या फिर निफ्टी के किसी इंस्ट्रूमेंट में जा सकते थे, तो वहाँ पे अगर आप जाते तो आपके डैमेज तो सबसे पहला कम होता। दूसरी चीज़ और मैं आपको बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक प्राइस एक्शन क्या है। बेसिक प्राइस एक्शन ये है ऑप्शन सेलिंग में, अगर प्राइस EMA 10 EMA 21 दोनों के नीचे है, तो आपको ब्लाइंड पुट सेलिंग नहीं करनी है। और आपको, आप चलो मैं मानता हूँ कि आप एवरेज टू रेंज का ध्यान नहीं रखना चाहते, आपका स्टाइल नहीं है, इतना कौन देखेगा। बट आप EMA 10 और 21 के नीचे अगर प्राइस है, और उसके नीचे 3-4 दिन से सब सस्टेन कर रहा है, तो 1-2 दिन में अगर नीचे गया पुल बैक करके और वापस उसको रिक्लेम कर लिया, तो चलेगा। अगर उस प्राइस के नीचे सस्टेन कर रहा है, ये दोनों मूविंग एवरेजेस, मतलब मंथली बायर जो है वो भी अपना कंट्रोल खो चुका है, और जो 2 वीकली बायर है वो भी अपना कंट्रोल खो चुका है। यानी दोनों बायर कहीं ना कहीं अटके हुए हैं, वो प्राइस को ऊपर नहीं रख पा रहे हैं। तो आपको लगता है कि बेयर्स आपको इतनी आसानी से छोड़ देगा? उसको मौका मिलेगा, वो अपनी चीज करेगा, उसने आज आपके साथ वो किया, ठीक है, आप उसके साथ पिछले 8-10 महीने से इसी तरीके से करे जा रहे हो कि आप उसको ऊपर ऊपर ऊपर, आपने पता है आपका EMA 63 लास्ट का, आप EMA 63 आप लगभग लगभग आप 13 नवंबर 2023, 13 नवंबर 2023 से लेके अब तक मोटा माटी आपका ये 6 महीने हो गए, EMA 63 टूटा ही नहीं है एक बारी भी। तो सोचो बियर्स की क्या हालत हुई होगी इस पीरियड में।
तो उनको 1-2 दिन उनका मौका रहेगा, वो आपको परेशान करेंगे, वो आपको देखना देखना पड़ेगा कि मुझे कैसे मैनेज करना था। तो इसमें बड़ा सिंपल सा मैनेजमेंट का एक ही रूल है लाइफ में, आप याद रखो, आपको हमेशा फ़ायदा होगा अगर आप इस तरीके से करोगे। अगर बहुत दिनों के बाद प्राइस ईएमए 63 के आस-पास आ रहा है, जैसे 6 महीने से ईएमए 63 नहीं टूटा है और ईएमए 10 और ईएमए 21 के आजू-बाजू प्राइस हॉवर कर रहा है, तो चांसेस है, या उसके नीचे सस्टेन कर रहा है 3-4 दिन से, तो चांसेस है कि ईएमए 63 का रीटेस्ट होगा, ठीक है? वो ईएमए 63 का रीटेस्ट होगा, मार्केट उसको कहीं न कहीं फिगर आउट करने की कोशिश करेगी कि ये सपोर्ट ज़ोन है या नहीं है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो यूएस मार्केट में अगर आप अभी आपके पास चार्ट होगा तो आप देखिए, एस एन पी ईएमए 63 के आसपास स्ट्रगल कर रहा है, 2 दिन से एस एन पी ईएमए 63 के नीचे बंद आ रहा है। चांसेस है कि ये इस बारी का जो फॉल है वो ग्लोबल फॉल है। सारे ग्लोबल मार्केट 5-6% डाउन है अपने रीसेंट स्विंग हाई से, और रसल 2000 जो रफली 8-9% डाउन है। तो जब एक ग्लोबल करेक्शन है, सो आपका मार्केट ऐसा नहीं होगा कि बिना ईएमए 63 टेस्ट किए हुए उसके ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो आपने दिन के दौरान देखा होगा कि निफ्टी ने भी आज दिन के दौरान ईएमए 63 इंट्राडे बेसिस पे ब्रीच किया। सो आप ये ध्यान में रखें कि अगर प्राइस ईएमए 10 और ईएमए 21 के नीचे है, तो एक पैनिक मूव आएगा, एक पैनिक सेलिंग आएगा, और वो आज आया। आपने देखा होगा कई सारे मिड कैप और स्मॉल कैप के स्टॉक्स में भी सेकंड हाफ में काफी ठीक-ठाक सेलिंग थी। इसके पीछे रीज़न बड़ा सिंपल है, क्वार्टरली बायर, मंथली बायर और 2 वीकली बायर, तीनों लोगों की इतनी फोर्स बाइंग के बावजूद भी ये प्राइस को ऊपर नहीं रख पा रहे हैं, और प्राइस धीरे-धीरे करके नीचे आ रहा है। उसके पीछे कुछ भी रीज़न हो सकता है, उसके पीछे रीज़न जियोपॉलिटिकल हो सकता है, उसके पीछे रीज़न ये हो सकता है फटीग हो सकता है, उसके पीछे रीज़न वैल्यूएशंस हो सकते हैं, उसके पीछे रीज़न यूएस के बॉन्ड यील्ड्स हो सकते हैं, उसके पीछे रीज़न कुछ भी हो सकता है। ऑफ कोर्स क्रूड प्राइसेस नहीं होगा, बिकॉज़ क्रूड प्राइसेस 18 महीने से लगभग सेम प्राइस पे है, तो उसको मैं फैक्टर नहीं मानता। डॉलर इंडेक्स को भी मैं बहुत बड़ा फैक्टर नहीं मानता, बिकॉज़ 18 महीने से सेम भाव है। सो इन दोनों को छोड़ दो तो यूएस के बॉन्ड रेट्स थोड़ा 3.6 से 4.6 तक गए हैं। तो यहाँ पे एक बड़ा-सा जंप आया है। यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा बढ़ के आया है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट इतने बड़े खराब मैक्रोज़ हो रहे थे, आपके सामने मैक्रोज़ खराब हो रहे थे, और आप कह रहे हो यार इंट्राडे में निफ्टी में 200 पॉइंट की वॉलेटिलिटी हो गई। तो आप यहाँ पे क्या सबसे ईज़ी गेम खेलने आए हैं? ये मार्केट ईज़ी नहीं रहने वाला। ये मार्केट क्यों सेफ होना चाहिए? ये मार्केट सेफ होना ही नहीं चाहिए ना, तभी तो हाई रिटर्न्स मिलेंगे आपको। अगर मार्केट एकदम से सेफ हो जाएगा, कुछ मूव नहीं करेगा, तो फिर तो ये एफडी की तरह हो जाएगा ना, फिक्स्ड डिपॉज़िट की तरह हो जाएगा। 8-10% साल में 6% ऊपर की तरफ मूव करेगा हर साल। बिकॉज़ एफडी हर साल 6%, 7%, आप 8% किसी, जब इन्फ्लेशन हाई हो तो 10% एफडी मूव कर जाती है। एफडी के रेट 10% तक चले जाते हैं। लाइक 2011 10-11 में एफडी के रेट 9.5-10 तक थे। आप लोगों में से बहुत सारे लोग उस समय शायद सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते होंगे, तो आइडिया नहीं होगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि ये गेम ईज़ी नहीं रहने वाला है। जैसे-जैसे लोग इसमें और एंटर करते जाएँगे, अभी 4 करोड़ अकाउंट है, 5 करोड़ अकाउंट है, जैसे-जैसे 15 करोड़ होंगे, 20 करोड़ अकाउंट होंगे, आपके पास अगर ट्रेडिंग एज नहीं होगा, तो आप पैसा नहीं बना पाएँगे। चाहे आप कितना ही सुबह आके एकदम 9-20 पे आप ऑप्शन बेचना चालू कर दें और ये सोचे कि मेरे पास तो कैपिटल है, मैं कर लूँगा, नहीं। आपके पास एज होना चाहिए, और एज कैसे डेवलप, एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब क्या होता है? Below EMA 10, I will trade one third or one half of my original quantity. So लेट्स से अगर मैं निफ्टी में मान लो 5000 क्वांटिटी करता हूँ, तो मैं 2500 करूंगा। अब लेट्स से 2500 भी ज्यादा लग रहा है मुझे, तो मैं 1500 करूंगा। सो दिस इज हाउ यू कैन डिवाइड योर क्वांटिटी, बिकॉज प्राइस कहीं ना कहीं आपको ये बोल रहा है कि प्राइस पैटर्न बियरिश है, और एक बियरिश प्राइस पैटर्न में आप डेल्टा न्यूट्रल प्ले कर रहे हो, तो उसमें आपको वन थर्ड ही क्वांटिटी प्ले करनी है, और उसके बाद आपको वेट करना है कि एक स्पाइक आए, एक स्पाइक आए जैसा आज आया, एक स्पाइक आया, और उसमें मैं फिर अपनी वन थर्ड क्वांटिटी इंशॉर्ट करूंगा, उसमें बेचूंगा मैं वन थर्ड क्वांटिटी। और नहीं, एक्चुअली जब वो स्पाइक आया तो मैं लंच कर रहा था, और सो और स्पाइक आया और मैं लंच करके, और जब तक रिएक्ट मैं बेचना चालू करता, वो 22,000 वाला कॉल कुछ 95
या 94 या 92 91 जो भी रहा होगा, उससे 72 आ गया। वो बेचते-बेचते फिर वो ने थोड़ा बहुत क्वांटिटी किस अकाउंट में बिकी, किसी में नहीं बिकी। बट जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि एक चीज़ और करी थी कि कल बेच कर गए थे, सबको पता है, जो क्लाइंट्स होंगे उनको पता होगा, जो एचएनआई ग्रुप में होंगे, कल बेच कर गए थे, वो ₹2 हो गई, नहीं कवर करी थी। वो 45 वाली 90 हो गई, बट इतनी छोटी क्वांटिटी करके गए थे कि उसका कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। राइट? सो आपको ये ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि अगर प्राइस किसी के नीचे, मेरे को एब्सोल्युटली, अगर कोई आप में से मेरा क्लाइंट है तो उसको पता होगा, कल मैंने कुछ ये सिर्फ बूस्ट के लिए नहीं बता रहा हूँ, मुझे पता था कि ये 200 250 पॉइंट की निफ्टी की रैली आने वाली है। बट क्या हम लोगों ने कोई अनाप शनाप ऊपर में, जब कल कल के बॉटम के बाद रफली 22,087 से निफ्टी जो आज 22,325 के आसपास गए, मतलब 200-250 पॉइंट की रैली, जो मेरे क्लाइंट्स हैं वो बहुत अच्छे से बता देंगे, मैंने कल ही उनको बताया था, मतलब जो भी रिटेल में भी बता दिया था, रिटेल वाले क्लाइंटों को बता दिया था, एचएनआई वालों को पुट सेलिंग का दिया था। राइट? और उनको ठीक ठाक, जिन्होंने लॉन्ग किया होगा उनको पैसे बने होंगे, जिन्होंने नहीं किया होगा एटलीस्ट उनका पोर्टफोलियो रिकवर हुआ। सो मैं आपको बता दूं, पता भी होता है, लेकिन ये ध्यान में रहना चाहिए कि इतना सही होने के बावजूद भी प्राइस अभी भी ईएमए 10 और ईएमए 21 के नीचे है, यानी आपको ज्यादा ओवर लीवरेज नहीं करना है, आपको बहुत बड़ा ट्रेडिंग नहीं करना है। राइट? सो ये ध्यान में रखें, ये दो तीन चीजों को आप ध्यान रखें। अगर कभी भी आप एफएनओ में अपना करियर लंबा बनाना चाहते हैं, बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं, ईएमए 10 और ईएमए 21 के नीचे थोड़ी ट्रेडिंग को कम करिए आप अपनी। अगर मैक्रो अगर खराब हो रहे हैं, अपने सामने धीरे-धीरे खराब हो रहे हैं, और ग्लोबल मार्केट्स क्रूशियल मूविंग एवरेजेस के नीचे तोड़ के ट्रेड हो रहे हैं, तो थोड़ा बहुत अपने एक्सपोज़र को कम कीजिए, अपनी ग्रीड को कम कीजिए। हर समय, हर मिनट, हर दिन अपने कैपिटल पे आरओआई कैलकुलेट करना बंद कीजिए। बिकॉज़ सब लोगों का यही होता है, ट्विटर पे मुझे डालना है कि आज आई हैव जनरेटेड 1.2% ऑन माय कैपिटल। कम ऑन मैन, on a day like this you lose 10% of your capital, 15% of your capital, so don't do that. You are not in a race कि हर रोज 1% बनाना है, हर रोज 0.5% बनाना है। अगर प्राइस पैटर्न खराब हो रहा है, और बहुत लोगों का मैं देख रहा हूँ कि किसी का भी प्राइस एक्शन पे ध्यान है ही नहीं, आके ब्लाइंड मैडनेस सेलिंग करनी है, बस कुछ भी बेच दो, उठा के कुछ भी बेच दो। ऐसे में नहीं काम कर पाओगे भैया आप, आपका इतना नुकसान होगा कि आप सोच भी नहीं पाओगे। तो मैडनेस सेलिंग नहीं करनी है, देखना है कि प्राइस क्या बोल रहा है, और प्राइस बियरिश था, प्राइस ठीक ठाक टाइम से बियरिश था। ठीक है, स्मॉल कैप इंडेक्स ऊपर था, आज भी ठीक ठाक स्ट्रांग था, बट निफ्टी में 4-5 दिनों से सेलिंग थी, क्लियरली सेलिंग थी। ठीक है, सो आप ये ध्यान में रखें कि अगर इंडेक्स बियरिश है, बैंक निफ्टी मोटा माटी 2000 पॉइंट अपने हाई से गिर चुका है, बैंक निफ्टी भी सारे मूविंग एवरेज, मतलब ईएमए 10 और ईएमए 21 के फॉर श्योर नीचे था, सीरीज के एंकर, और सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज के एंकर्ड वीवैप के नीचे था। कम ऑन। सो अगर अगर अप्रैल सीरीज का जो बायर है, जो जिसने निफ्टी फ्यूचर में पोजीशन बनाई है, अगर वो उसका एंकर्ड वीवैप, मतलब जो बायर का एंकर्ड वीवैप है, और जो सेलर का अपर हैंड है उस एंकर्ड वीवैप में, तो चांसेस है कि आप ट्रबल में हो। आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो कि हम मैं ट्रबल में हूँ, बट आप ट्रबल में हो। अगर आप इन सब चीज़ों को फोकस करते तो शायद आपका लॉस बहुत कंटेंट होता और आप आज बेहतर सिचुएशन में होते। बट हैविंग सेड ऑल दिस, लाइक ये कुछ भी नहीं है। आप 1% के मूव में घबरा गए, हम लोगों ने 3-3, 4-4% इंट्राडे में मूव देखे हुए, 5-5%। कोविड के टाइम पे तो सर्किट लग गए थे, राइट? मार्केट खुला 1.5-2% और सर्किट लग गए, लोअर सर्किट। अगर आपके पास एज नहीं है, आप अगर प्राइस पैटर्न फॉलो नहीं कर पाते हो, तो ये तो कुछ भी नहीं था आज। आपको इससे और बुरे टाइम भी देखने को मिलेंगे अपने ट्रेडिंग करियर में। तो आपको सस्टेन करना है, यू हैव टू सर्वाइव, एंड यू कैन ओनली सर्वाइव विद द नॉलेज एंड एज। एंड द एज इज वेरी वेरी सिंपल, व्हेन बायर इज लूजिंग ए कंट्रोल, don't try to become a James Bond. Similarly, when sellers are losing the control, don't try to become a James Bond on the short side. राइट? सो दोनों साइड में, अगर जहां पे अगर बायर और सेलर के बीच में क्लियरली मिसमैच है, एग्रेसिव सेलर्स सीरियसली देख रहे हैं कि उनके पास एक एज है, मार्केट ओवरबॉट है वीकली चार्ट्स पे या मंथली चार्ट पे, उनके पास एक एज है कि प्राइस वो लोग धीरे धीरे करके ईएमए 10 ईएमए 21 के नीचे ला चुके हैं, और ग्लोबल मैक्रोज भी उनके साथ है, ग्लोबल इंडाइसेस भी उनका साथ दे रहे हैं, तो आपको सस्ते में नहीं छोड़ेंगे। ठीक है,
So to cut the long story short, you guys will be absolutely fine, but वेट फॉर सम टाइम। आप थोड़ा मार्केट को सिचुएशन को इम्प्रूव होने दो, प्राइस पैटर्न को इम्प्रूव होने दो, और मैडनेस वाली सेलिंग मत करो। पढ़ाई करके करो, बहुत पढ़ना पड़ता है, इतना आसान नहीं है। साल में कंपनीज अपने बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी कैपिटल पे 15% का रिटर्न नहीं बना पाती है, और हम लोग 1-2 साल की पढ़ाई करके, नॉर्मल ग्रेजुएट बच्चे 50% की मार्क्स लाने वाले, मैथमेटिक्स में 50-60 नंबर लाने वाले, 45 नंबर लाने वाले बच्चे ये सोचते हैं कि वो साल के 50% 100% रिटर्न बना लेंगे। सोचने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आप सोचो कि कंपनीज, इतनी बड़ी कंपनीज जिनके पास इनॉर्मस एज है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के क्रॉस, वो 15-18% का रिटर्न के लिए, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए मारा मारी करती हैं, और हम लोग 50%, हम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट होता है 50% का रिटर्न मुझे चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है। ये कभी ना कभी आपको इसकी क्या बोलते हैं, सत्य का सामना आपका होना था, जो आज हुआ और आगे भी होता रहेगा। तो ध्यान करें, अपनी एक्सपेक्टेशन को टोन डाउन करें, देखें कि मेरे को साल का कितना रिटर्न बनाना है, कितने से मेरा काम चल जाएगा। और अगर मुझे ज़्यादा रिटर्न बनाना है तो ये ध्यान में रखें कि पढ़ पढ़ के ही बनेगा, पढ़ाई करके ही बनेगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है। किसी के पास कोई इंडिकेटर नहीं है, ना मेरे पास है, ना किसी के पास नहीं है। वो कुछ भी कह ले कि हाँ यहाँ से बेचना चाहिए था, या ऐसे मेरा, नहीं है किसी के पास शॉर्टकट इंडिकेटर। आज बहुत लोगों ने अपने स्क्रीन फोड़े होंगे, कुछ भी किया होगा, मैं उनके लिए आई फील बैड फॉर देम रियली। बट मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आपको ये ध्यान रखना है कि यार, मैं मेरे को मेहनत का पैसा चाहिए या बिना मेहनत का पैसा चाहिए। मेहनत का पैसा चाहिए तो आज आज से जाओ, अपने चार्ट्स खोलो, स्टडी करो, मार्किंग करो कि क्या क्या प्राइस, कैसे कैसे ग्लोबल मार्केट्स के साथ निफ्टी मूव कर रही है, क्या सिंक है उनकी उनकी प्राइस पैटर्न में, क्या सिमिलैरिटी है। देखो कि यूएस के बॉन्ड रेट से निफ्टी का क्या कोरिलेशन है, या इनवर्स कोरिलेशन है। यूएस का बॉन्ड रेट ऊपर जाता है तो निफ्टी नीचे धीरे धीरे आती है क्या। देखो, गोल्ड के चार्ट के साथ निफ्टी को प्लॉट करके देखो, बैंक निफ्टी के को प्लॉट करके देखो, शायद आपको कुछ क्लू मिलेगा। ऐसा सिर्फ होप में मत जियो कि किसी ना किसी दिन में मार्केट मेरे तरीके से मूव करेगी और मैं पैसा कमा लूंगा। तो ठीक है, ये सब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था। 2-3 रिस्क मैनेजमेंट टूल नॉर्मली जो मैं फॉलो करता हूँ बताता हूँ। आप इसको नोट कर सकते हैं, शायद आपको लाइफ में बहुत फायदा होगा। मतलब आप अपने ट्रेडिंग करियर आपका अगर 30-40 साल का है तो 2-5 करोड़ रुपए तो आप, अगर छोटे ट्रेडर भी हैं तो भी बना लेंगे। अगर मतलब बचा लेंगे, बनाने का तो कोई कुछ नहीं बोल सकता कि कितना बनेगा, वो डिपेंड करेगा कि कैपिटल क्या है। बट धीरे धीरे अज्यूम करता हूँ कि 30-40 साल में आपकी कैपिटल इतनी बड़ी हो जाएगी कि इतनी सेविंग इन स्ट्रैटेजी से या इन रिस्क मैनेजमेंट टूल से आप कर पाएंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जब प्राइस ईएमए 10 के नीचे आता है, सो मैं नॉर्मली अपनी स्टॉक फ्यूचर की पोजीशन 25% कम कर देता हूँ। सो जब तक ईएमए 10 के ऊपर प्राइस है, मैं अपना फुल साइज ट्रेड करता हूँ। तो मुझे 1000 क्वांटिटी ट्रेड करनी है तो मैं 1000 करता हूँ। अगर प्राइस जैसे ही ईएमए 10 के नीचे आया, मैं 750 क्वांटिटी पे आ जाता हूँ। ओनली 750, 25% रिडक्शन इमीडिएटली इन द पोजीशन साइज इन एफएनओ सेगमेंट। हाँ, in delivery there is no compromise. The moment price breaks below EMA 21, I will reduce my quantity by another 25%. So now only I am trading with 50% of my original size. Third, when the price is breaking below EMA 63, practically I should have zero FNO position, or either I have to hedge. This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today. Almost 70-80% of my naked long positions. These are the three key pillars of my risk management strategy. Apart from all those ATR and other stuff, I'm telling you the basics ones. And I hedge and hedge and hedge like crazy when I see there is a certain deterioration in price. And this helped me to navigate through difficult times. Though I failed to use this strategy in 2008 because I was not that much sound technically at that point of time, but now I use this extensively, and I'm happy about it. Like my drawdowns are lesser, and at least I can sleep peacefully in the night.
So that is more important than the making return on daily basis. So Navneet, and that's it from my side. किसी की कुछ एक आध query होगी तो we can take it, हाँ. Okay, sir. हाँ, तुम किसी को I'm ऐड करना चाहो adding तो कर सकते. Rohit Mistry ji हाँ and हाँ. Harman Baweja and Vijay Patel. Vijay Okay, Patel. no problem. और सर ये कमेंट्स में एक दो क्वेश्चन आए हैं वो ले कि लो ना तुम. हाँ हाँ तो ये जो आपने भी बताया ये कहाँ से पढ़ सकते हैं, या कोई किताब है ऑप्शन ट्रेडिंग के नहीं, सेगमेंट? कोई किताब नहीं है दुनिया में, कोई ऐसी किताब लिखी नहीं गई है अभी तक. मतलब नॉट टू साउंड एरोगेंट, ये मैंने खुद से बनाया है दोस्त. ये मेरे लिए काम करता, हो सकता है आपके लिए भी करे, नहीं भी कर सकता है. बट सो फार इट इज वर्किंग वेल फॉर मी. किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, ये मैंने खुद से बनाया है. ओके, रोहित मिस्त्री जी, यू कैन स्पीक. सर ये जो आप EMI 10 और ये कौन से सर डेली टाइम फ्रेम में बोल रहे हैं आप? हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी रोहित जी. तो सर आप जस्ट टू रिपीट, आपने बोला था EMI अगर 10 के नीचे है तो, अगर ऊपर है प्राइस तो फुल ट्रेड कर सकते हैं. EMI 10 के नीचे है तो यू हैव टू रिड्यूस बाय 25%. 21 के नीचे आ जाता है तो रिड्यूस बाय फर्दर 25. 63 के नीचे आता है तो नो FNO पोजीशन. दैट इज व्हाट नो ही सेड. नो एफ नो पोजिशन और आइदर हेज फुल्ली. So let's say ओके. I'm long in Bank Nifty worth 5 crores. Then I'll be shorting maybe Fin Nifty or Nifty worth 5 crores. So my new position will be neutral in the market. व्हेन इट इज अंडर 63. Yeah. So long and short equally hedged. ओके. एंड सर अभी जैसे ये जो जीरो DT का चल रहा है कि अभी हर दिन एक्सपायरी हो रही है, सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब हाउ डू यू नहीं सी नहीं दिस? नहीं, ये तो ग्लोबली है ना. S&P में भी अभी मैं ट्रेड, मतलब सॉरी, सो मैं ट्रेड जो मेरे कुछ लोग करते हैं वो तो डेली एक्सपायरी है, तो क्या कर सकते हैं. अच्छा ही तो है ना. आपके पास एज है तो करो ना, क्या है दिक्कत है. एक्सचेंज तो प्रोडक्ट आपको अवेलेबल कराएगी. एक्सचेंज को क्रिटिसाइज करना कि एक्सचेंज ने स्कैम कर दिया, सबने सब मिले हुए हैं जी, ये सब बेकार का काम है, ये लूजर्स का काम है. वो अपन नहीं करते. ठीक है, इसमें पैसा लोगों को बन रहा है. कुछ लोग बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं. कमा रहे हैं तो कैसे कमा रहे हैं वो देखने की कोशिश करो, रादर देन कि वो जो माइक्रो कैप टाइप के जो फंड मैनेजर्स होते हैं, वो वो आकर जैसे ही किसी दिन कोई स्मॉल कैप ये निफ्टी 100-200 पॉइंट गिरेगी, बोलेंगे मार्केट खत्म हो जाएगा, मार्केट खत्म होने वाली है, वैल्यूएशंस बहुत एक्सपेंसिव है. ठीक है. और जब उनका खुद का कोविड के समय पे 70% पोर्टफोलियो डाउन होता है, so they hide their incompetence by saying that कि this is the cost of investing. So आप किसी का 1%, अगर किसी का आज कैपिटल रोड हो गया तो आप उसको आके सोशल मीडिया पे ब्लास्ट कर रहे हो या उस पे हंस रहे हो. और जब आपका कोविड के समय पे खुद 65% पोर्टफोलियो डाउन था तो आप कह रहे थे कि दिस इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, दिस इज द कॉस्ट वी पे फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग. ऑल दीज आर बुलशिट एंड नॉनसेंस एज इन माय हम्बल ओपिनियन. आई एम नॉट टारगेटिंग एनीवन, but this is the sheer incompetence, to be honest. And this is the one way to hide your incompetence, to say that okay, I'm a long term investor, though I hold the stock for 2, 3, 5 years till the time companies are performing well for me. So nothing against the long term investors, but the I am against the blind bulls who just survive on the bull market. Like if the bull market is going on, his returns will be absolutely fantastic. When the at all there is a sideways market or bear market, they will struggle big time. I'm against those kind of people. And not really तो against those kind of people. Not really against those kind of people. I am against these kind of mocking. जब एक किसी बेचारे ने एक 50 लाख का कैपिटल वाला बंदे का 2-3 लाख रुपए लग गया है तो आप उसको आके उसका मजाक उड़ा रहे हो, ऐसा नहीं चलता है. ये गलत है. मतलब ये तो मतलब बहुत ही मतलब बुरी बात है. राइट. आपका यही है ना कि वो आपको खुद से ना ट्रेड करे, वो आपको पीएमएस मैनेज करने के लिए दे दे, और आप जो मीडियोकर रिटर्न उसको दे रहे हो उससे वो खुश हो ले. ठीक है, आप यही चाहते हो ना, तो वो तो गलत है ना. सर आप जैसे अपना अकाउंट्स के बारे में बता रहे थे, थोड़ा उसके ऊपर बताएंगे सर, क्या है वो HNI एंड जो आप बोल रहे थे? नहीं नहीं, वो एक प्रोडक्ट ये सेलिंग, स्पेस उसके लिए नहीं है तो वो ये हाँ, स्पेस उसके लिए नहीं है. हम लोग कोई प्रोडक्ट की बात ट्विटर पे करते नहीं है. वो ठीक है, मेरे पिन ट्वीट में देख सकते हो, बिकॉज वो लगे लोगों को लगेगा कि कुछ अपना प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो नहीं हाँ कर सकते. नहीं. सॉरी.
सॉरी यार। हाँ बिजल पटेल जी, you can ask your question. सर एक क्वेश्चन था लाइक एक्चुअली आई एम ट्रेडिंग इन ऑप्शन सिंस 1.5 ईयर, तो ऑप्शन का मुझे सब मतलब थोड़ा बहुत है नॉलेज। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर मी एज अ बिगिनर कि नेकेड पोजीशंस वर्सेस स्प्रेड, मतलब बेसिक सा क्वेश्चन है बट मुझे हमेशा कंफ्यूजन रहता है। मैं वीकली एक्सपायरीज ट्रेड करती हूँ, तो मुझे हमेशा मैम आप कंफ्यूजन रहता है कि स्प्रेड में हर बार मतलब दोनों साइड स्प्रेड करते हैं तो एक साइड चला जाता है और मतलब दोनों स्प्रेड 0-0 हो जाते हैं। तो मैम देखिए, हाँ आपके पास मैं आपको साफ बोल रहा हूँ, आपके पास कोई एज नहीं है, ठीक है। हाँ आपने कोई सिस्टम नहीं बनाया है, आप रैंडम ट्रेड कर रहे हो, आपको भी पता होगा। आप अभी भले स्पेस में ना बोल सकते हो, हाँ बट आपको भी पता होगा, हाँ। बिकॉज 1.5 साल में कोई एज नहीं नहीं, डेवलप आई कर एग्री, पाता है। आई फुल्ली एग्री, आई हाँ फुल्ली एग्री। हाँ, सो मैम आप ये कर सकते हैं कि पहले ना 2-3 साल आप कैश में थोड़ा प्रॉफिटेबल हो जाइए, ठीक ओके है। हाँ। कैश की ट्रेडिंग कीजिए, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, या पोजिशनल ट्रेडिंग कीजिए, मैराथन ट्रेडिंग कीजिए। हम्म थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी कीजिए। अपने कैपिटल को 3-4 बकेट में डिवाइड कर लीजिए, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन, हम्म ठीक है। हम्म और कोशिश कीजिए कि पैनिक में बाई कीजिए, तो थोड़ा एक आपका माइंडसेट डेवलप होगा कि पैनिक में अगर आप बाई कर पाते हो तो धीरे धीरे आप ये सोचोगे कि क्या मैं वीकली और मंथली सपोर्ट के आसपास आए तो मैं क्या मंथली पुट ऑप्शन बेच सकता हूँ क्या, या बेच सकती हूँ क्या। हम्म आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह यस रहा हूँ। यस यस हाँ। ठीक है, सो आप मंथली और वीकली सपोर्ट लाइन पे काम करने की कोशिश कीजिए इन्वेस्टिंग के लिए भी, और थोड़ा एक एक दो दो लॉट से आप पुट बेच कर देखिए कि क्या आपके लिए वर्क करता है क्या। और अगर आपको अगर उसमें एज मिलता है तो धीरे धीरे इसी तरीके से प्राइस एक्शन को सीखते जाइए, हाँ और प्राइस एक्शन को मैक्रो के साथ मिक्स कीजिए। हम्म ऑफ कोर्स टेक्निकल इंडिकेटर्स जो भी हैं उनको मैक्रो के साथ मिक्स कीजिए। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत फंडामेंटल आना चाहिए। इन तीनों को मिक्स करके कुछ ऐसा बनाइए कि आप एक आपको एक फीलिंग आए कि हाँ वी आर क्लोजर टू द सपोर्ट, और वी आर क्लोजर टू द रेजिस्टेंस। एंड देन फिर आपको क्या प्राइस पॉइंट पिक करने हैं। 2-3 दिन का अगर कोई टॉप है तो उसको पिक कर लीजिए, 2-3 दिन का रिसेंट कोई स्विंग लो है तो उसको पिक कर लीजिए, और उसको बाउंड्री मान के आप ऑप्शन की सेलिंग कर सकते हैं या स्प्रेड बना सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। थोड़ा बहुत जो मैंने शॉर्ट में आंसर करने की कोशिश की है, अगर आप इसको दोबारा सुनेंगे तो आप डिकोड कर यस पाएंगे। यस आई एक एक लिसन हाँ 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 हाँ, एक एक लाइन की हाँ काफी वैल्यू है अगर आप इसको डिकोड कर पाए तो। हाँ। यस आई लिसन फ्रॉम द रिकॉर्डिंग अगेन। या हाँ प्लीज मैम। ओके सर, ओके, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Soumya ji, you can ask your question. Hi, sir. Really हाँ inspirational to see how you actually share your things and everything. I'll take just short time. I follow you on Telegram also. I just wanted to understand how much this PCR works. I mean, I have seen that when you share it at 10 a.m., it comes into that range, and I see that I there's a bullish run, the beer waves. I know the no. percentages as well. I heard it the earlier time also. So how can we use that? And if you could just enlighten us there. Yeah, so please understand, I don't forward anything to anyone. It Okay, is okay, like my team does it, like, but okay. I will tell you like how it works. So Mm-hmm. yesterday we generated one buy call on the Nifty, Mm-hmm. almost at a day low. Why we generated? Because the PCR was like oversold 0.6, and the Mm-hmm. second thing was we were closer to some kind of a exhaustion level, right? So based on the PCR level, and I was expecting some kind of a bounce back in US market also. Mm-hmm. So we generated a buy call based on, you know, crude was coming down, PCR was oversold, and third, we were having the expiry on Thursday. So next day, Bank Nifty expiries was like almost done and dusted, and we Mm-hmm. expected a up move. So Mm-hmm. Bank Nifty more or less the position is done and dusted, and now we have the Bank Nifty expiry tomorrow. So we generated a buy call based on the oversold situation in PCR. Plus, Mm-hmm. we were expecting a bounce in US market, and more or less it played out. So if the PCR is oversold closer to the Bank Nifty expiry on Wednesday, basically on Wednesday, you generally get a good 250 points up move from Wednesday close to Thursday morning. Generally, it happens. Most of the times, if your PCR is oversold on Wednesday, try Mm-hmm. a long trade with a 30, 40, 50 points kind of a stop loss, and hope for a target of 100, 150 points. We are doing it from last 6 months on the basis of this data, and the accuracy rate is around 60, 65%. Not much,
but it is quite effective because it can give you the risk reward trade of like a risk of 50 points and reward of 100 points. So Yeah. we are using that right now, but let's see how it goes. All right. Thank you, sir. Yeah, but try to use PCR data more on Wednesday, and Okay. that too post 1 p.m. That will help. All right. All right. Yeah. Thank you. Thank you so much. Okay, Rohit ji, you can ask your question. Rohit Mistry ji. Okay, Ashish Kabra ji, you can ask your question. Yes, sir. Sir, I just wanted to ask, hello, Yeah, Yeah. please go ahead. सर यहाँ नवनीत से दो मतलब दो, दो क्वेरी और ले लेंगे, उसके बाद बंद करेंगे. हाँ, सर Okay, ये sir. थोड़ा मतलब 3-4 मंथ्स का व्यू है. अगर जून तक अगर मतलब मार्केट्स अगर देखें, नॉट ऑन अ वीकली और डेली बेसिस, तो सर क्या लगता है मतलब कैन वी स्टिल रीगेन आवर हाइज, रीसेंट हाइज, कि hope, मोर और लेस रेंज बाउंड ही रहेगा सर मार्केट? no, hopefully yes, we should see a newer high before election results. So this is the view. I may go wrong. If the globally things go bad, really, really bad, then all bets are off. But hopefully, we should see a Nifty around 23,000 when we get the results. But provided, like, if BJP gets 325 plus, then you will sustain at 23,000. If BJP gets 290, 285 kind of a number, then this 22,000 level is perfect. It is justified. करेक्ट सर. एंड सर और एक मतलब एक ब्रॉड बेस्ड ही क्वेश्चन है सर, यहाँ से मतलब कौन से लगते सेक्टर्स जो मतलब मीनिंगफुली मतलब डिसेंट रिटर्न्स दे सके? So last I had spoken about, I think, chemical, if I remember correctly, Yes, sir. and that, Chemical. yeah, that sector given some phenomenal return in last maybe 1 month or so. So that is the one sector where I see a lot of valuation comfort in terms of forward earnings. So current earnings you will not see it on, if you go and see the TTM basis EPS, you will be disappointed. But if you have any ability to project the future cash flow and future EPS, right, chances are you will see a lot of value in these companies. So we continue to believe that the chemical is one space where you have some valuation comfort, and second space, maybe I may sound a little out of the sync with the market, but I can tell you, uh, maybe after 10-15 days, uh, sectors where I can buy some. IT sector where I can buy some, maybe, but after 10-15 days, once the results of the major companies are out, I may be the interested party in that. मच. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. सर अगर बीजेपी की अच्छी सीट्स नहीं आई तो अभी मार्केट इतना मूव नहीं करेगा, क्या ऐसा हो सकता है? क्या कह रहे हैं? अगर बीजेपी की सपोज करो 350 के ऊपर सीट नहीं आती हैं तो मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा? 350 तो नहीं आएंगी, ठीक है. देखो, बेस्ट केस में 320-25 तक आ सकती हैं, लेकिन मार्केट में कुछ लोग हैं जो ये मानते हैं कि बीजेपी की सीटें 290 भी आ सकती हैं. तो मार्केट कोशिश करेगा दोनों चीजों को प्राइसिंग करने की. तो मुझे अ, सर मा- ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट के Q4 के रिजल्ट इतने अच्छे होंगे नहीं, तो आईटी सेक्टर शायद अपने डाउन साइड की तरफ जाके फिर जब बीजेपी के रिजल्ट आए तब अप मूव करेगी. हाँ, तो तो क्या मैं सही ठीक सोच है. रहा हूँ? मेरे को नहीं लगता कि आप ठीक सुन. मयंक जी, आप अपना माइक बंद कर लीजिए 1 सेकंड के लिए. ओके, थैंक यू सर. यू कैन कंटिन्यू. हाँ, सो मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि देखो, आप ये चीज समझो कि आपको कल थोड़ा मार्केट में सरप्राइज होगा. हाँ, वो ठीक है. मुझे लग रहा है. हाँ, तो बस इतना ही बोल सकता हूँ मैं. बैड न्यूज इज ए गुड न्यूज. ओके, नॉट फॉर इन्फोसिस, बट फॉर द मार्केट. ठीक है, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जी सर जी. When IT don't do, normally if IT is not performing, then what happens is generally the high beta of the market will do well. यार You go रिलायंस and या हाँ, एचडीएफसी को अप कर दें मेरे ख्याल से. नहीं, not really the Reliance. You go and study the history, you will get the answer what I'm saying, trying to say you, right? Okay. ठीक है. So ठीक है, चलिए. ओके, और एक क्वेरी लास्ट, नवनीत.
Okay, sir. Kunal I'm ji, you not can saying ask your question. important disclaimer. I'm not saying Nifty will go up, but your portfolio may not fall. Your portfolio maybe only one thing is against you कि कल क्या है कि कल फ्राइडे है. This is the only thing which is against you. Otherwise, more or less everything right now is in your favor. Maybe from Monday onwards you will get a clear trend. नवनीत Mayank एक ji, बार you can सबको ask म्यूट कर your दो. question. जी सर, एक हेलो प्रकाश सर। हाँ पूछिए प्लीज. सर एक सवाल ऐसा करेंसी को लेके है। अभी जैसे रिटेल ट्रेडर के लिए करेंसी जो है वो अभी आने वाले टाइम में बंद हो रही है आरबीआई के रूल के हिसाब से। तो क्या है, हमें ये जैसे रिटेल ट्रेडर है विदाउट डेरिवेटिव को हेज करके, मतलब आपका मतलब अंडरलाइनिंग एक्सपोजर होना चाहिए, तो नहीं है तो क्या आने वाले टाइम में ये करेंसी यूएसडी आईएनआर या फिर जेपीवाई बंद करनी पड़ेगी हमें ट्रेडिंग एज अ रिटेल ट्रेडर? मेरे को लगता है कि आरबीआई कुछ ना कुछ इसमें आगे कुछ ना कुछ और चीजें आएंगी, चेंजेस आएंगे. सो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा कुछ नहीं होगा. ये सिर्फ और सिर्फ आई थिंक इलेक्शन तक का कुछ है. इलेक्शन के बाद गवर्नमेंट इसको डेफिनेटली और आरबीआई मिलकर रिव्यू करेंगे. ओके सर, थैंक यू, इलेक्शन नो के बाद प्रॉब्लम। आपको इलेक्शन तक का वेट राह देखना चाहिए. इलेक्शन के बाद आपको अपडेट आएगा. नहीं, एक्चुअली जनरली क्या है सर, अभी ओपन पोजीशन है तो उसमें क्या ड्रॉपिंग बहुत है प्राइस का, तो हाँ आई वाज वेरी कंसर्न क्योंकि पहले लिक्विडिटी मिल जाती थी, कहीं पे भी बायर मिल जाते थे, अभी बायर सेलिंग का बहुत इश्यू है, आपको पता होगा सर। हाँ 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 तो उसकी वजह, और ये 3 मई की डेडलाइन दी है आगे, तो हाँ. फिर उसके बाद किस तरह से स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी या फिर और कुछ आगे आएगा नया सर्कुलर, आपके हिसाब से क्या हो सकता है? मेरे को होप है कि आना चाहिए, बट आप अपने थोड़ा आगे भी जो करेंसी के थोड़े एक्सपर्ट है उनसे भी बात करके देखेंगे. ओके सर, थैंक यू। सो Uh, गाइज हाँ, सो मैं फाइनल व्यू दे देता हूँ. एक तो ऑप्शन का थोड़ा सा ज्ञान हो गया. मार्केट का व्यू ये है कि मार्केट में कुछ भी खराबी नहीं है. आपको अपना शांति से, अगर आप अच्छे स्टॉक पिकर हैं तो आप अच्छे स्टॉक ढूंढिए और इन्वेस्ट कीजिए जहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट है. मार्केट सस्ते नहीं है, बट मार्केट उतने महंगे भी नहीं है. कुछ कुछ पॉकेट्स महंगे हैं, कुछ कुछ पॉकेट्स में अभी भी वैल्यू आपको दिख रही है. सो आपको बिल्कुल ऑब्जेक्टिविटी के साथ इन्वेस्ट करना है. आपको पैनिक नहीं होना है. और आपको अगर लगता है कि कोई कंपनी आपको वैल्यू ऑफर कर रही है तो वहां पे आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए. तो रही तीसरी बात, तो मैं आपको कुछ डेटा देता हूँ. सो अगर आप देखेंगे तो निफ्टी का जो आउट परफॉर्मेंस आपको दिख रहा है या मिड कैप इंडेक्स का, तो इस साल जो निफ्टी जो है, मैं देख रहा था कि पिछले 7 महीने में निफ्टी कुछ 10-11% ऊपर है. सो विच इज़ नॉट ए ह्यूज रिटर्न. सो आप शांति से देखेंगे तो इतना कोई मार्केट महंगा नहीं है. हाँ, बढ़ने की रफ्तार यहाँ से स्लो होगी, बट ऐसा क्योंकि आपका कोई बहुत बड़ा कैपिटल इरोड हो जाने वाला है, आप साल के एंड में 15-20% माइनस होंगे, ऐसा मुझे दिखता नहीं है अभी के सिचुएशन पे. ठीक है. और जैसे जैसे कि क्रूड बहुत बड़ा एक टेंशन का कारण बना हुआ था, सबको लग रहा था 91-92 के ऊपर सस्टेन करेगा तो क्या होगा. अभी ये वापस 87 के नीचे आ गया है, विच इज़ अ पॉजिटिव फॉर इंडिया. और मैं अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तो डॉलर इंडेक्स भी 106 के आसपास एक टॉप बनाने की कोशिश कर रहा है. और यूएस मार्केट में भी एक बॉटम की फॉर्मेशन की कोशिश चल रही है. एग्जैक्टली बॉटम नहीं फॉर्म हुआ है, बट अराउंड S&P अराउंड 5000 कोशिश करेगा कि सपोर्ट लेने की. अभी एज वी स्पीक ये 5009 के आसपास है. तो 504990 के आसपास इसका एक सपोर्ट बनता है, विच इज 23.6% ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट फ्रॉम द recent bottom to recent swing high. सो उसके बेसिस पे ये 4998 का नंबर है. इसके आसपास S&P गिव एंड टेक 10 पॉइंट्स हियर एंड देयर सपोर्ट लेना चाहिए. और अगर मदर मार्केट सपोर्ट लेती है तो नेचुरली इंडिया में भी थोड़ी सेलिंग रुकेगी. अगर यूएस मार्केट रुकेगा तो इंडिया में भी एफआईएस की जो लेफ्ट राइट सेंटर वाली सेलिंग है वो रुकेगी. और हो सकता है कि धीरे धीरे फिर डीआईज वहाँ से अपनी पावर रीगेन करते हुए धीरे धीरे मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे. और तब आपको एक प्री इलेक्शन रैली शायद फाइनली आपको देखने को मिले. सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस. परेशान नहीं होना है, मेहनत करनी है. मेहनत से ही पैसा बनेगा. शॉर्टकट टाइप का कुछ भी ना लाइफ में है, ना मार्केट में है, ना कहीं किसी बिजनेस में है. हर जगह बहुत हार्ड वर्क है.
और जैसे-जैसे इस मार्केट में और नए-नए लोग आते रहेंगे, कॉम्पिटिशन और बढ़ेगा, तो आपको मेहनत अपनी और बढ़ानी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस, गुड नाइट, टेक केयर, बाय-बाय। गुड नाइट सर। गुड नाइट। This space was downloaded via spacesdown.com. Visit to download your spaces today.